हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के खेत में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा। चाहे जाड़े में मरेंगे पर बला तो सिर से टल जाएगी। यही सोचता हुआ वह अपनी पत्नी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं क्या उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कंबल? मैं कहती हूं तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मर काम करो और जब फसल हो तो उसे लगान में दे दो। लगान चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भयानक जंतु की भांति उसे घूर रहा था। वह जाकर रुपए निकाल लाई और हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब ये खेती। मजूरी में सुख से 1 रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। ऐसी खेती किस काम की कि मजूरी करके लाओ और उसे भी इसमें झोंक दो, उस पर ये धौंस सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वे आज निकले जा रहे थे। एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी सूती चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे। तू यहाँ क्या लेने आया था? खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। किसी तरह बस रात कट जाए। यह खेती का मजा है। और एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। जबरा ने हल्कू के मुंह की ओर देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले। कल से यहाँ मैं पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। हल्कू निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब सो जाऊंगा। पर एक क्षण में ही उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा
किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। दशा इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। खेत में चारों ओर दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है और धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा कि अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कुछ दूर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब जाड़े में भी तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनसे एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में घुप अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला आता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा ताप रहा था। उसने दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब तो ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने पूंछ हिलाई। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग शेष थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ता जाता था, उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ
कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में घुस आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा लगा कि वे खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते जानवर खेत में नहीं आ सकता। वह नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना भी जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो, लिहो, लिहो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, पर 2-3 कदम पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा, चुभने वाला, बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आप सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हां, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? यहां मड़ैया डालने से क्या लाभ हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा।